हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 का ये पार्ट 3 है। इसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट्स में मैंने एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख के आएं, फिर ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. इस क्वेश्चन में एक सैंपल लिया गया है जिसमें ऑक्सीजन का और बोरान का जो मास है वो गिवन है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो जो आपके बोरान और ऑक्सीजन हैं उनके कंपोजिशन के परसेंटेज को निकालना है बाय वेट में। हमारे क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे ये चीज दी हुई है। दूसरा दिया हुआ है मास ऑफ बोरान। तीसरा दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन। हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो अगर सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ बोरान निकालते हैं तो पता है कि परसेंटेज ऑफ अगर किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है। परसेंटेज ऑफ बोरान इज इक्वल टू मास ऑफ बोरान अपॉन मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ बोरान कितना दिया हुआ है? 0.096 ग्राम ऑफ बोरान और सैंपल का पूरा मास कितना दिया हुआ है? 0.24 ग्राम। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो आप यहाँ पे डेसिमल के दोनों को हटा के यहाँ पे 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए अगर नीचे हम 240 कर देंगे तो 96/240 हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता है किसी भी नंबर को अगर वो डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं उतने हम डिनोमिनेटर में 0 लगा देते हैं। तो आप ये हो जाएगा 96/1000 पूरे के अपान 24/100। इतनी बात समझ में आई और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 लगा हुआ है। और आपको पता है कि अगर हम ये इस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले का तीसरा कट करते हैं, दूसरे का चौथा कट करते हैं। यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट हो जाएंगे और आपका ये 24 जो तीसरा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे में। तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 96/240 मल्टीप्लाइड बाई 100। इतनी बात समझ में आई। फर्दर कट करते हैं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हमको मिल जाएगा 96/0/24। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है 40%। ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ बोरान। और अगर कंपाउंड के परसेंटेज को हम 100 मान लेते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं परसेंटेज ऑफ बोरान को, तो हमको पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा सैंपल दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ ऑक्सीजन और बोरान है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, 100 माइनस 40 कर देंगे। तो 100 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 60%, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ठीक है, इसमें दे रखा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन को जलाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो आपको 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप 3 ग्राम कार्बन को जलाते हैं 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तब कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा। और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ इस क्वेश्चन को गवर्न कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कार्बन और दिया है ऑक्सीजन। बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला यहाँ पे होता है CO2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रिएक्शन होगा वो होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट करते हैं आपस में और बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो कार्बन है उसकी ग्राम में वैल्यू दी गई है 3 ग्राम और ऑक्सीजन जो दिया गया है उसकी वैल्यू है 8 ग्राम।
ये दोनों कंबाइन करते हैं और मिल जाता है हमको 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम फर्दर देखते हैं यहाँ से, तो आपको लगेगा 3+8 ये रिएक्टेंट साइड का मास है, और जो कि इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये हमारा प्रूफ है इस रिएक्शन में पूरा का पूरा जो मास है वो कंजर्व रहा है। मतलब यहाँ पे ना तो हम मास को बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं, जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट साइज में मास है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ कर रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 ग्राम ऑफ कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ कंबाइन करेगा 8 ग्राम ही ऑक्सीजन के साथ, बाकी जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो अनरिएक्टेड रहेगा। जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है ऑक्सीजन की वो 50 दी गई है। रिएक्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड मास है वो कितनी है, सिर्फ 8 ग्राम। तो हम अगर 50 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा, मास होगा, जो कि अनरिएक्टेड होगा, वो आ जाएगा 42 ग्राम्स। तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी प्रोड्यूस ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा वो अनरिएक्टेड होगा। ये हमारा प्रूफ दे रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आयंस दैट कंटेन more than one atom but they behave as a single unit is known as polyatomic ions। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दिए हैं। जो कार्बोनेट आयन होता है उसमें कार्बन और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एटम्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, लेकिन वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो कार्बोनेट आयन है वो एक यूनिट है, लेकिन उसमें जो एटम है कार्बन के और ऑक्सीजन को अगर मिला के देखते हैं तो एक से ज्यादा है। फिर अगर हम बोलते हैं H2PO4 2- यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, फास्फोरस का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो ये भी हमारा पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। अगर NO3- देखते हैं तो इसमें भी हमारा जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है इनको मिला के देखें तो जो नंबर ऑफ एटम है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो पॉलीएटॉमिक आयंस के हैं। पॉलीएटॉमिक के बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने इसको कवर किया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। जो ए पार्ट है उसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसमें कौन कौन से एटम होंगे, एक Mg होगा दैट इज मैग्नीशियम, दूसरा होगा क्लोरीन। आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है +2 स्टेट में होता है, क्लोरीन -1 में होता है। तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, उसके बाद हम फार्मूला जनरेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा Mg, इसके पास 1 जाएगा वैलेंसी और 2 चला जाएगा Cl के पास, तो MgCl2 इसका फार्मूला हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम बी पार्ट देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कैल्शियम है उस पे भी 2 चार्जेस होते हैं पॉजिटिव के, और जो ऑक्साइड होता है उस पे 2- का चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं, इनको हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो CaO हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी पार्ट की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट। आपको पता है कि Cu2+ में एग्जिस्ट करता है, और जो आपका नाइट्रेट है NO3- में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 की है, यहाँ पे वैलेंसी 1 की है। इसको फिर से हम क्रॉस करते हैं तो हमको मिल जाता है CuNO3 ट्वाइस। ये हो जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट बोल रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको पता है जो एल्युमिनियम होता है वो +3 में एग्जिस्ट करता है, और क्लोराइड जो आयन होते हैं वो उनपे -1 का चार्ज होता है। तो इनकी वैलेंसी 3 हुई, इनकी वैलेंसी 1 हुई। इसको हम फिर से क्रॉस करते हैं तो एल्युमिनियम के पास सिर्फ 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला जनरेट होता है वो होता है AlCl3। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज पार्ट ई, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भैया, कैल्शियम में +2 होता है, ठीक, और जो कार्बोनेट होता है CO3
2 माइनस होता है। यहाँ पे भी चार्ज जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम सिंपली लिख देंगे CaCO3। बात समझ में आ गई? ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके नेम यहाँ पे मेंशन करने हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा। ये दो एलिमेंट मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें हाइड्रोजन आपका होगा और दूसरा हो जाएगा ब्रोमीन। तो H प्लस Br माइनस, हाइड्रोजन +1 का चार्ज, Br पे -1 का चार्ज। क्योंकि आपको पता है जितने भी हैलोजन होते हैं वो -1 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उनमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब सी पार्ट की बात करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो कॉमन नेम होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। सोडियम जो कि है Na, हाइड्रोजन यहाँ पे H है, कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया बेकिंग पाउडर का। इसमें जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इतने सारे एलिमेंट मिलके आपका बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और जो आपका डी पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो देखिए K2SO4। ये होता है हमारा पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि जो K है वो K प्लस में एग्जिस्ट करता है और SO4 जो होता है वो 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। आप यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं तो K के पास 2 चला जाता है। SO4 जो हमारा सल्फेट आयन है उस पे 2 माइनस चार्ज है, तो वहां पे सिंगल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे आपका पोटेशियम है और क्या है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट दिए हुए थे उनमें जो जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनके नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। जो यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए गए हैं उनके मोलर मास को हमको कैलकुलेट करना है। जो ए पार्ट है उसमें दिया हुआ है C2H2। यहाँ पे कार्बन के 2 एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है 2 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो C2H2 है जो कि एथीन है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 26 ग्राम या 26 यूनिट। नेक्स्ट पार्ट आपका बोल रहा है सल्फर। जो सल्फर होता है वो S8 में एग्जिस्ट करता है, तो इसका सिंपली जो मोलर मास होगा वो 8 इंटू मास ऑफ सल्फर। यहाँ पे जो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो किसी सल्फर के एक एटम का मास होता है। तो हमको पता है कि 8 इंटू जो सल्फर का मास होता है वो 32 होता है। इसका हम 8 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 256 ऑफ ग्राम। ये बात समझ में आई। अब हम सी पार्ट देखते हैं, फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम्स होते हैं। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए 4 इंटू मास ऑफ 1 फास्फोरस एटम। ठीक है, तो फास्फोरस का जो मास होता है वो 31 होता है। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 का 31 में तो हमारे पास आ जाएगा 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस। डी पार्ट में लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि होता है HCl। इसको लिखने के लिए बोलेंगे हम मास ऑफ H प्लस मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। तो जो टोटल मास होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा 36.5 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। अब यहाँ पे देखते हैं जो हाइड्रोजन का मास है वो होता है 1 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस 3 इंटू मास ऑफ
ऑक्सीजन एटम। आपको हाइड्रोजन का मास पता है दैट इज 1, नाइट्रोजन का मास आपको पता है दैट इज 14 और आपको 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिल जाता है 63 ग्राम। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको पता है कि जो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है वो 14 यू के इक्वल होता है। 14 यू का इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो इक्वल है आपके 1.67 इंटू 10 के पावर 27 माइनस 27 ग्राम। ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1 AMU की। ठीक है, तो हम इसका बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 14 यूनिट दिया गया है तो जो 1 मोल का मास होगा वो हो जाएगा 14 ग्राम। तो 1 मोल के नाइट्रोजन का मास जो होगा वो 14 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, जो एल्यूमिनियम एटम होता है उसके 4 मोल का जो मास होगा वो कितना होगा। आपको पता है जो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है वो होता है 27 यू के। अब आपको यू की और एएमयू की वैल्यू तो पता होगी, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में 27 ग्राम होते हैं। आपको एवोगैड्रो नंबर पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है आपको 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर भी आपको पता होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स या एलिमेंट्स या आयंस या मॉलिक्यूल, वो तो एक मैजिक नंबर होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा। तो हमको पता है कि एक मोल का मास जो है वो 27 ग्राम है, तो 4 मोल का मास होगा 4 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो हम सी पार्ट को देखते हैं। मास ऑफ Na2SO3 जो कि सोडियम सल्फाइड है, उसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3 के इक्वल होगा। तो अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो हमको पता है कि 2 इंटू मास ऑफ सोडियम एटम, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, उसके बाद मास ऑफ सल्फर एटम, सल्फर के एक ही एटम है, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 126 ग्राम। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी जो यूनिट है अगर AMU अगर उसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो अप्रॉक्स उतना ही आता है। 1.67 इंटू 10 के पावर 27 करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी है, उसको हम 1 ही मान के इसमें मल्टीप्लाई करके कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 10 मोल ऑफ Na2SO3 की बात करते हैं तो हमारे पास 10 इंटू 126 कर देंगे तो 1260 यहाँ पे ग्राम आपका मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कन्वर्ट इनटू मोल्स। ABC पार्ट्स जो दिए हुए हैं उनको कन्वर्ट करना है मोल में। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है उसमें बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है उसका मास होता है 16। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, और आपका गिवन मास कितना है वो दिया हुआ है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास दैट इज 12 ग्राम अपॉन मोलर मास दैट इज 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, अगर आप 12 को 32 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है 0.375 मोल्स। अब बी पार्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे गिवन मास जो है वाटर का 20 ग्राम और H2O का अगर आप मोलर मास निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। क्योंकि जो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 18 मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की बात अगर आती है, मोल्स की बात आती है तो गिवन मास दैट इज 20 ग्राम अपॉन 18 दैट इज मोलर मास। इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है 1.11 मोल्स। ठीक है, अब सी पार्ट में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है 22 ग्राम। अब CO2 का जो मोलर मास होगा दैट इज हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, 12
प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 44। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इक्वल हो जाएगा गिवन मास दैट इज 22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दैट इज 44 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि आपको मासेस बताने हैं किसके, ए पार्ट बी पार्ट में जो ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है 0.24 मोल का और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, इनके मासेस को बताना है। अगर पार्ट ए की बात करते हैं तो जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है वो होता है 16 यू के इक्वल। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम का जो वेट होगा वो होगा 16 ग्राम के इक्वल। अब हम बात करते हैं 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, तो हम जानते हैं कि 0.2 में अगर 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 ग्राम जो निकलेगा वेट निकल जाएगा या मास निकल जाएगा 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की। अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की दैट इज H2O, तो जो H2O का 1 मोल का मास होता है वो होता है 18 यूनिट, तो वेट हो जाएगा 18 ग्राम के। अब बात करते हैं 0.5 मोल ऑफ वाटर का वेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं सल्फर के जो कि प्रेजेंट है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। तो सल्फर का गिवन मास कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 16 ग्राम। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाले या मोलर मास निकालते हैं तो आपको पता है S8 में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो सल्फर का मॉलिक्यूल है एक ठो उसमें 8 सल्फर के एटम्स हैं, मतलब सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 8 इंटू मास ऑफ सल्फर एटम। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, वो होता है 32 और S8 में एग्जिस्ट कर रहा है तो 8 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमको मिल जाएगा 256 ग्राम। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर आपको फार्मूला पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा कितना है, वो है 16 ग्राम और आपको जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आया है वो निकल के आया है 256 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट हो जाएंगे और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 0.0625 मोल्स। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो निकल के आ गए हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स के। अगर आपको 16 ग्राम ऑफ सल्फर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो आप क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं अगर उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज Na, तो नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जो कि हमारे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में प्रेजेंट होंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं 0.0625 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमको वैल्यू मिलती है वो इक्वल होती है 3.762 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Al2O3। इसमें जो एल्यूमिनियम है उसके कितने आयंस हैं, 2 आयंस हैं। ठीक है, इसमें हमको जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं इनके नंबर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट कितना है, ठीक है, या मास कितना है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है या मोलर मास निकल के आता है उसका निकालने का तरीका ये है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको हम सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास 27 है
ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है 102 ग्राम। और हमको पता है कि जो एक मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के। तो पूछ रहा है कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर जो एवोगैड्रो नंबर है उसमें डिवाइड कर देते हैं जो आपका मोलर मास निकल के आया है और जो हमारा गिवन मास है 0.051, तो हमको मिल जाता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपान 102 मल्टीप्लाई 0.051। इसको सॉल्व करते हैं, आपको मिल जाता है 3.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल्स आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिल जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एल्युमिनियम आयंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्युमिनियम के आयंस हैं, तो इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3.011 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके एल्युमिनियम आयन। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 की रेज़ टू द पावर 20 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज को भी कवर कर लिया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और मोल्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।